हेलो एवरीबॉडी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एक बैंक मैनुअल देख रहे हैं कैसे सीसी लोन का हमारे पास सीसी लोन का एक पेपर बनाना होता है, तो वो कैसे सीसी लोन का पेपर बनाते हैं। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं ना कि वो ना ही कंपनी के लिए है, ना ही पार्टनरशिप के लिए, ना ही एचयूएफ है, सिर्फ हम लोग अभी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के हिसाब से ही देख रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो पहले पॉइंट से अगर हम लोग स्टार्ट करें, पहले पॉइंट में क्या है कि हम लोग देखना समझना कोशिश कर रहे हैं कि इस्टीमेटेड एक्चुअल प्रोविजनल ईयर किसको बोलते हैं। ठीक है, सपोज करो कि अभी अभी का समय है, जैसे 7/9/2021। आप अगर आप डेट देखोगे 7/9/2021, यानी हम लोग 21-22 में है। तो अगर हम लोग 21-22 में हैं तो आगे साल को हम लोग प्रोजेक्टेड बोलते हैं, सेम ईयर को हम लोग एस्टिमेटेड बोलते हैं। ठीक है, इसमें और इससे पहले साल 20-21, यहीं पे कैच है। कैच क्या है कि अगर आपका रिटर्न लगा पड़ा हुआ है इन एनी केस, और केस अगर ऑडिटेड है तो ऑडिटेड बोलेंगे, और अगर केस ऑडिटेड नहीं है, ठीक है, यानी ITR 4 लगा हुआ है, तो इन दैट केस हम लोग एक्चुअल बोलेंगे। और इन केस अगर ये हो गया एक एक पार्ट, दूसरा पार्ट है कि इन केस सपोज करो अभी ITR लगा हुआ नहीं है, अभी सितंबर में बहुत लोगों का ITR नहीं लगा है, तो इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे कि ये प्रोविजनल है। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लिखा है, प्रोविजनल लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो 20-21 जो इससे जस्ट पुराना साल हो गया, वो हो गया आपका प्रोविजनल और ऑडिटेड एंड एक्चुअल डिपेंडिंग ऑफ द क्राइटेरिया। वाजिब है कि इससे पहले साल यानी 19-20 का वो अब तक लग ही चुका होगा, क्योंकि 20-21 अगर अभी लगने का टाइम है तो इससे पहले साल का रिटर्न लग ही गया होगा। तो इसमें भी दो क्राइटेरिया है, अगर ऑडिटेड हुआ होगा, ITR 3 लगा है एंड टैक्स ऑडिट हुआ है तो ऑडिटेड, एंड अगर ITR 4 लगा हुआ है, नॉर्मल सा है, डिटेलिंग किया गया है, तो एक्चुअल। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। इसको फिर हम लोग बैलेंस शीट फॉर्म में जब दिखाएंगे तो बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे कि कैसे होता है। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कि किस टाइप के पेपर्स आएंगे। पेपर्स जो होंगे वो 3 टाइप के होंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑडिटेड, एक्चुअल एंड प्रोविजनल। इसी टाइप से पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। 3 टाइप के पेपर्स आएंगे। एक होगा ऑडिटेड पेपर्स, कि पार्टी ने अपना ऑडिट करा हुआ है, CA से सर्टिफाई करके ऑडिटेड हुआ है, एंड उस केस में क्या होता है कि CA जो होता है वो बैलेंस शीट PL बनाया हुआ रहता है, उसमें सिग्नेचर होता है, उसमें हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया डू नॉट चेंज द फिगर ऑफ ऑडिटेड ईयर। कुछ भी फिगर नहीं चेंज करना है ऑडिटेड ईयर का। ठीक है, ऑडिटेड बैलेंस शीट PL का। ठीक है, तो ये एक पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन में क्या है कि ITR 4 लगा हुआ होगा। ITR 4 में अगर आपको पता होगा कि कुछ अगर डिटेल अगर हम लोग दे देते हैं, कुछ डिटेल में अगर बात करें तो कैश, डेटर, क्रेडिटर एंड इन्वेंट्री। ठीक है, बहुत लोग ये सिर्फ ये 4 डिटेल देते हैं और बहुत लोग पूरा डिटेल दे देते हैं। ट्राई करोगे कि मैक्सिमम जो है जितना डिटेल उसमें दिया हुआ है उसको हम लोग वहाँ से ले लें, एंड बाद में की डिटेल अपने से बैलेंस शीट में PL में दिया होगा, क्योंकि PL नहीं बनता है वहाँ से। वहाँ पे ITR 4 में कभी PL का डाटा नहीं जाता है, और बैलेंस शीट का भी डाटा जाता है तो बहुत कम डाटा जाता है। तो ट्राई करोगे कि जो भी मैक्सिमम डाटा आपका ITR से होगा वो वहाँ से लोगे, और बाद बाकी आप अपने से उसको बना लोगे। ठीक है, तीसरा सिचुएशन है, ये विन विन सिचुएशन है। भाई ITR लगा ही नहीं है, इन दैट केस अगर आपके पास आपका ITR नहीं लगा हुआ है तो सबसे अच्छी बात है अपने हिसाब से डाटा बनाओ, कीपिंग इन माइंड बैलेंस शीट PL लगा, बैलेंस शीट उसका बनाओ और बैलेंस शीट बना के ITR लगाओ, और कीपिंग इन माइंड कि हमको बैंक पेपर बनाना है, ताकि उस हिसाब से थोड़ा सा हमारा बैंक लोन ईजिली हो जाए। तो इस हिसाब से हम लोग ITR लगा देंगे। ये 3 केस हो गया, 3 केस का पेपर जो हमारे पास आएगा। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि जो मैक्सिमम लोन जो प्रोवाइड होता है ना, वो बहुत सारे क्राइटेरिया से होके जाता है और मिनिमम तक जो क्राइटेरिया होता है वही मिलता है। उसमें से पहला एक क्राइटेरिया है कि जो सेल्स अमाउंट का 20% होगा वही हमारा लोन अमाउंट, मैक्सिमम लोन अमाउंट होगा। तो सेल्स किस ईयर का, सेल्स एस्टिमेटेड ईयर का। एस्टिमेटेड ईयर, ये जो एस्टिमेटेड ईयर है, एस्टिमेटेड ईयर का में, तो ये एस्टिमेटेड ईयर तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो प्रोविजनल ईयर्स का के आसपास का ईयर में आप देखोगे कि एक्चुअल जो 20-21 का बात मैं बता रहा हूँ, 20-21 का के 20-21 का जो सेल्स फिगर है उसमें आप 1/5 करोगे, यानी 20% करोगे, दैट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज़ आपको लोन मिल सकता है। ये एक क्राइटेरिया है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार कंडीशंस क्या होते हैं कि आपका जो बैंक मैनेजर के पास बहुत सारा पावर होता है, तो बैंक मैनेजर बोलते हैं कि ठीक है, अगर एक्चुअल ईयर या ऑडिटेड ईयर में आपका सेल्स उतना नहीं जा रहा है, तो इन दैट केस आप क्या कीजिए कि आप एस्टिमेटेड ईयर में भी आप पकड़ सकते हैं सेल्स फिगर, तो वहाँ तक आप पहुँचा दीजिए। वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके रिगार्डिंग में नीचे पॉइंट्स में। बट आप ये चीज़ मान के चलो कि 20% ऑफ सेल्स इन द एस्टिमेटेड ईयर नहीं होगा मेरे यहाँ पे आप इन द
लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 20% ऑफ द सेल्स अमाउंट का ही आपको ये मिलेगा, दैट इज़ द मैक्सिमम लोन अमाउंट। ये थर्ड नंबर पॉइंट हो गया। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बोलता है हमारे केस में कि जो सेल्स ग्रोथ है, यहाँ पे देखो ये मैंने एक बना के रखा है किसी एक पार्टी का, ठीक है। तो यहाँ पे पैन नंबर देना बनता है आपको, जब मैं फॉर्मेट दूंगा तो फॉर्मेट में यहाँ पे पैन नंबर आप डालोगे। अभी पैन नंबर मैंने हटा दिया है। तो ये 2 साल है लास्ट 2 ईयर्स का, ये एस्टिमेटेड ईयर्स है, ठीक है। और ये प्रोजेक्टेड ईयर, यानी अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इस ईयर पे हम लोग खड़े हैं। तो इस केस में क्या है कि लास्ट ईयर से वो बोल रहा है कि मैक्सिमम आप 20% ही सेल्स ग्रोथ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ नहीं करेंगे। 10% इज़ एडवाइजेबल, यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है 10 अप टू 10% ग्रोथ इज़ एडवाइजेबल। आप वैसे जो है 20% ऑफ ग्रोथ तक आप जा सकते हैं। तो उसमें कंडीशंस बनाया हुआ है। कंडीशंस क्या बनाए हुए हैं कि इफ़ द क्राइटेरिया फुलफिल इन द सेकेंड ईयर देन डू नॉट इंक्रीज द सेल मोर देन 10% इन द एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड ईयर, और इफ़ द क्राइटेरिया डू नॉट फुलफिल इन द सेकेंड ईयर देन इंक्रीज द सेल अप टू 20% इन द एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड ईयर। बोल क्या रहा है कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा लोन रिक्वायरमेंट है 5 लाख, या अगर ये फिगर देखोगे तो लोन रिक्वायरमेंट हमारा 5 लाख, तो सेल्स का आपका 20%, तो इसका अगर मैं बोलूँ 20%, इस ईयर का 20% बोलूँ, दैट इज़ द मैक्सिमम। हमको 8 लाख रुपये, 8,48,000 रुपये तक का हमको लोन मिल जाना चाहिए था, ठीक है। तो 8,48,000 आप देखोगे मैंने एक्चुअल ईयर पे लिया है, एस्टिमेटेड ईयर पे नहीं लिया है। तो मुझे 5 लाख ही चाहिए, यानी मेरे तो विद इन द क्राइटेरिया है। तो मैं सेल्स जो है मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, मैं 10% से ज़्यादा सेल्स नहीं बढ़ाऊँगा, ठीक है, इस केस में, क्योंकि मेरा सेल्स पहले ही लोन अमाउंट जितना मुझे चाहिए उसको कंप्लीट करके रखा हुआ है। सपोज करो यहाँ पे जो सेल्स का फिगर होता है ये रहता, मैं डाल देता हूँ इसे 18 लाख रुपए, ठीक है। तब 3,68,000 हो गया। अब मुझे क्या है ना कि यहाँ पे मैं अप टू 20% जा सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरा सेल्स अभी मुझे इसके लिए चाहिए 5 लाख के लिए चाहिए आपका 25 का 20%, ठीक है। 25 लाख का मैं अगर आपको देखूं 25 इंटू 20%, ठीक है, तो 5 लाख हुआ। तो 5 लाख आप देखोगे 5 लाख हमारा 25 लाख मुझे एग्जैक्टली सेल्स चाहिए, तो इसको मैं अप टू 20% इंक्रीज़ करूँगा और 25 लाख के आसपास लेके जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं इसे अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी चीज़ों को मैंने एग्जांपल में दिया है, आप इसे पढ़ोगे। ए पर्सन नीड ए 20 लाख सीसी लोन इन ऑन 9/7/2021 बट टर्नओवर इन 2021 इज़ 80 लाख इन द लास्ट ईयर, ठीक है। 80 लाख ही आपका ये था, टर्नओवर था। सो इन द एस्टिमेटेड ईयर द मैक्सिमम सेल दैट वी कैन शो इज़ 96 लाख, दैट इज़ 20% इंक्रीज इन सेल्स। हाउएवर इफ द टर्नओवर दैट इज़, हम लोगों ने 80 लाख का ये है और हम लोग को 20 लाख लोन चाहिए, तो हमारा जो सेल फिगर होना चाहिए एस्टिमेटेड ईयर में आज आके एटलीस्ट 100 लाख आ जाना चाहिए। तो अगर हमको 100 लाख पहुंचना है 80 लाख से, तो मुझे मैक्सिमम इंक्रीज इन सेल्स करके रखना होगा। तो मैक्सिमम इंक्रीज इन सेल्स करेंगे तो बट 20% ही तक करेंगे। हाउएवर इफ, अगर हमारा बोल रहा है हाउएवर इफ द सेल्स फिगर, if the turnover is in 2021 is itself 100 lakh, then the above criteria is fulfilled and in actual year itself, so the increase in sale in the estimated year will not be more than 10%, ठीक है। जो जैसा मैंने यहाँ पे किया था, वो यहाँ पे तो 20 लाख की बात हो रही है, वहाँ पे 5 लाख की बात हो रही थी। तो अगर 100 लाख पूर रहा है, 100 लाख पहले से अगर पूर रहा है, तो हमें ज़रूरत नहीं 20% तक लेके जाने का, ठीक है, इन एस्टिमेटेड ईयर में और प्रोजेक्टेड ईयर में, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक फॉर सीसी लोन। अब होता क्या है ना कि जो हमारे सीसी लोन होता है वो उसमें फर्स्ट हाइपोथेटिकेशन, यानी फर्स्ट जो लियन होता है बैंक का, वो होता है ऑन स्टॉक एंड डेटर एंड क्रेडिटर पे, ठीक है। तो ये कहा कहता है कि सबसे पहले हम लोग, सिंस ये जो वर्किंग कैपिटल लोन होता है, सीसी लोन होता है, वर्किंग कैपिटल लोन होता है, तो जितने भी वर्किंग कैपिटल के आइटम है उसी पे फर्स्ट हाइपोथेटिकेशन होता है, दैट इज़ लियन होता है, राइट्स होता है बैंक का, ठीक है। तो ये बोलता है कि हम अगर मान लो इसे बेचने जाएंगे तो हम कितना अमाउंट इसको इस पर रिकवर कर पाएंगे, उसके हिसाब से इस पर ये किया गया है। तो बैंक का मानना है कि सपोज़ करो कि अगर हम आज स्टॉक बेचने गए, 100 रुपये का स्टॉक है, तो हम लोग 75 रुपये तक ही रिकवर कर सकते हैं अगर मान लो कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट करता है। तो 75% स्टॉक और डेटर है, तो कोई बहुत सारे डेटर बैड डेट हो जाते हैं अगर कंपनी बर्बाद होती है या कोई पर्सन
डिफ़ॉल्टर होता है, तो अगर कोई पर्सन डिफ़ॉल्टर होता है तो उसका सिर्फ 40% ही डेट जो होता है वो रिकवर हो सकता है। तो उस केस में क्या बोल रहा है कि 75% ऑफ स्टॉक प्लस 40% ऑफ डेटर, ये जो होना चाहिए वो इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू एटलीस्ट होना चाहिए फ्रॉम द सीसी अमाउंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है एप्लीकेंट रिक्वायर्ड्स 7.5 लाख, तो सीसी लोन देन द स्टॉक मस्ट बी 10 लाख। ठीक है, मैं यहाँ पे डेटर का कंडीशन लिया नहीं हूँ, अगर डेटर का कंडीशन लेते तो हो जाता। मैं अभी डेटर का कंडीशन को मैं मान के चल रहा हूँ, इस केस में भी डेटर 0 है। ठीक है, वैसे हाउएवर में यहाँ पे मैंने लिखा है हाउएवर सम बैंक डू नॉट कंसीडर द डेटर वैल्यू, सो इन दैट केस 75 द स्टॉक शुड बी ग्रेटर देन सीसी लोन अमाउंट, ग्रेटर देन और इक्वल टू एज द केस में भी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 75% ऑफ द 75% ऑफ द स्टॉक मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू द आपका सीसी लोन अमाउंट। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो 10 लाख का आपका स्टॉक, ये जो 10 लाख का आपका स्टॉक है, ये देखोगे ये 10 लाख का जो स्टॉक है इसका अगर 75% निकालोगे तो 7.5 लाख आता है। तो 7.5 लाख रुपया इस कंडीशन के हिसाब से दैट इज़ द मैक्सिमम लोन अमाउंट जो आपको मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, एस्टिमेटेड ईयर में आपको जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो एस्टिमेटेड ईयर में इतना पहुंचाना है, ये चीज़ इतना पहुंचाना है, इससे ज़्यादा रखना है, इसे नीचे नहीं रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब आप पेपर बना रहे होगे। अच्छा, उसके बाद पॉइंट बोला जा रहा है सर्टेन इंपॉर्टेंट रेशियोज नीड टू बी चेक। करेंट रेशियो 1.33 से ज़्यादा होना चाहिए। आप लोग सब जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे कि करेंट रेशियोज जो है वो 1.33 से ज़्यादा रखना बनता है, वो बैंक का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है और इसका पार्टिकुलर एक रीज़न भी है जो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है TOL/TNW दैट इज़ डेट इक्विटी रेशियो। अगर आप दूसरे टर्म्स में बोलेंगे कि डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट इक्विटी रेशियो लेस देन इज इक्वल टू 3 होनी चाहिए। तो आप जब डेट इक्विटी रेशियो बनाएंगे उस केस में आप देखोगे जब भी आप बैलेंस शीट पीएल बनाओगे तो आप ट्राई करोगे कि डेट इक्विटी रेशियो किसी भी हाल पे 3 से नीचे होना चाहिए। कोई ना कोई एडजस्टमेंट करके इसको 3 से नीचे लेके आना ही होगा, नहीं तो बैंक्स जो है लोन नहीं देंगे। हाउएवर इन सम केसेस 3 से ग्रेटर कंडीशन माना जाता है, बट वो स्पेशल क्राइटेरिया होता है। मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सम स्पेशल क्राइटेरिया के अंदर में डेट इक्विटी रेशियो 3 से भी ऊपर लिया जाता है, बट हम लोग अपने कंडीशंस में 3 तक ही लेके चलेंगे, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, ये TTL/TNW ये समथिंग रिलेटेड टू डैट है, ज़रूरी नहीं है, मैं इसको लीव कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ सिंपल गाइडेंस है, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गाइडेंस क्या है कि फ्लक्चुएशन इन GP एंड NP रेशियो इन द ऑल 4 ईयर्स शुड बी इन बिटवीन 0.5 to 1.5%। अब एग्जैक्टली इसमें क्या बोला जा रहा है कि आप GP और NP रेशियो हर एक सालों का आप जो देखोगे तो चेंजेस इन GP एंड NP रेशियो, फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस, फ्लक्चुएशन इन GP एंड NP रेशियो जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5 से 1.5। तो ये देखोगे जो GP NP रेशियो का डिफरेंस है वो 0.5 से 1.5 के बीच में ही है। मैंने ट्राई किया है कि हर साल इसी के बीच में रखने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन GP और NP रेशियो में, अब सपोज करो किसी साल में GP रेशियो में दिखा रहा हूँ 8 और दूसरे साल में मैं यहाँ पे जैसे 14 दिखा रहा हूँ, अगले साल में दिखा दूँ कि 10 हो गया, फिर उसके अगले साल में दिखा दूँ कि 16 हो गया, तो ये ना मतलब लगता है कि ये बिज़नेस मतलब बहुत ज़्यादा ही अलग टाइप का, कि एक स्टेबल बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये एक क्राइटेरिया हम लोग बना के रखें कि GP और NP रेशियो 0.5 to 1.5 टाइम्स में डिफरेंस में ही होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में GP और NP रेशियोज हो सकते हैं, बट ये मेरा एक बनाने का तरीका है। इससे क्या होता है, बैंक्स जो है बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट मोड में नहीं आते, अदरवाइज़ क्या होता है कि बैंक्स रेड अलर्ट मोड में आ जाते हैं। इस आपके जो रियल सर्कमस्टांसेस है, रियल सर्कमस्टांसेस में बिल्कुल क्या होता है कि ये आपका जो GP एंड NP फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट इन बैंकिंग कंडीशंस इतना दूर तक एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको थोड़ा सा अचीव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हम लोगों को। ये क्या वो बोल रहा है कि जो CC लोन है वो CC लोन मिलता हमें क्यों है। अगर आप बात करोगे CC लोन का मेन मुद्दा होता है कि हमें वर्किंग कैपिटल के लिए मिलता है। वर्किंग कैपिटल अगर हम मोटे मोटे तौर पे बोलें तो डेटर, क्रेडिटर एंड स्टॉक। तो ये जो पैसा मिला, अभी सपोज करो हम लोग ये ईयर में है, ये ईयर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, और हम लोग अभी ये ईयर में, तो अगर मान लो सपोज करो हमको ये ईयर में लोन मिला, तो मेरा चेंजेस जो है, हमारा जितना भी पैसा है जो हमको इस ईयर में लोन में मिला, पिछले साल के कंपेरिजन में मेरा सारा का सारा पैसा डेटर, क्रेडिटर और स्टॉक में ही खपना चाहिए। तो उसको मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की। आप देखोगे कि सपोज करो 2021 में हमारा जो लास्ट ईयर जो गया 2021 में मेरा डेटर था 8 लाख रुपया,
क्रेडिट था 7 लाख रुपया और स्टॉक था 35 लाख रुपया, और हम लोगों ने 20 लाख का लोन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो 20 लाख का लोन के लिए जो अप्लाई किया, अब हमें ये लोन मिला। तो लोन जो 20 लाख रुपया मिला, आप देखोगे जो चेंजेस है वो मैंने एग्जैक्टली आपका, तो आप चेंजेस देखोगे ये एग्जैक्टली 20 लाख का है। 8 लाख का पहले मेरा डेटर था, अब 12 लाख का डेटर हो गया, मैंने इंक्रीज़ किया डेटर को। क्रेडिटर मैंने घटाया, यानी फिर से पैसा मैंने बिजनेस में डाला, और स्टॉक मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, 13 लाख से। तो ये जो डिफरेंस है ये मिनिमम 20 लाख का होना ही चाहिए, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और भी आप इंक्रीज़ करना चाहो तो आप इंक्रीज़ कर सकते हो, बट ये मिनिमम 20 लाख रुपए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो भी पैसा आपका बिजनेस में डाला इन फॉर्म ऑफ सीसी लोन, वो आपको इसी में डालना है। ऐसा नहीं है कि आप उससे दिखा रहे हो कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ही, बट आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ही। ठीक है, सपोज करो आपको रिक्वायरमेंट है अपने फर्नीचर्स बनाने के, तो सीसी लोन से वो चीज़ फुलफिल नहीं हो सकता, उसके लिए दूसरा लोन होता है। ठीक है, तो पर्पस ऑफ द सीसी लोन होता ही है वर्किंग कैपिटल, तो आपको इसी पे पैसा डालना होता है। ठीक है, अच्छा, कुछ टिप्स है ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल्स। ठीक है, बैलेंस शीट पीएल बनाना आपको कैसे है। बैलेंस शीट पीएल आपको बनाना है, सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट में, छोटा सा फ्लो चार्ट है। सबसे पहले आप जब बैलेंस शीट इन पीएल बनाओगे तो सबसे पहले आपको पोर्शन आएगा कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहले आपको पार्ट में आना है डिप्रिसिएशन से के पहले आपको फिक्स एसेट बनाना होगा। तो सबसे पहले आप फिक्स एसेट बनाओगे आईटीआर का, सॉरी आप इसमें मैं जो अपना फॉर्मेट है, हमारा जो फॉर्मेट है, तो सबसे पहले आप ये पार्ट बना लोगे। ठीक है, जितना भी आपका एसेट साइड है पहले इसको बना लोगे। एसेट साइड जैसे बन जाएगा आपको मिल जाएगा डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन आपको मिल गया तो आपका पीएल का एरिया क्लियर हो गया। तब आप पीएल पूरा बनाओगे और उसके बाद आप बनाओगे आप रिमेनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले आप फिक्स एसेट, उसके बाद डिप्रिसिएशन, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस शीट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है 10 नंबर पॉइंट्स है। ये बोल्ड कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड ईयर आपको दिखाना है सो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द सीसी लोन अमाउंट। अब ये थोड़ा सा मतलब अनरियलिस्टिक होता है, बट फिर भी मतलब बैंक्स के लिए है, बैंक के हिसाब से हम लोग पेपर बना रहे हैं। इसका बोलने का मतलब क्या है कि सपोज करो ये हम लोग तो एक्चुअल ईयर जो भी हुआ, ठीक है, ये दोनों हमारा एक्चुअल ईयर है, ये एस्टिमेटेड ईयर है। तो एस्टिमेटेड ईयर में आप देखोगे मैंने ना लोन अमाउंट दोनों साल 5-5 लाख रुपए दिखाया है। तो मुझे बैंक्स को दिखाना पड़ता है कि एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड ईयर कि मुझे पूरे पैसे फंड का ज़रूरत है। बिकॉज आप बैंक के परव्यू से देखोगे, अगर मैं लोन सीसी लोन उठा के नहीं रखूँगा तो इंटरेस्ट जो है बैंक को नहीं मिलेगा और उसका कमाई नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको दिखाना है कि हम पूरा का पूरा लोन अमाउंट उठा के रखेंगे इन एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड ईयर। यहाँ पे जो एग्जैक्ट फिगर, जैसे इसके तो नए लोन हो रहे थे, सपोज करो ये पुराना ईयर होता, इनके लोन पहले से हो रहे होते, तो जो एग्जैक्टली एट दैट डे 31/3/2021 में जो भी फिगर होता वो डालते। बट नेक्स्ट ईयर जैसे ही बात हो रहा है एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड ईयर में, हमें पूरा का पूरा एग्जैक्ट लोन अमाउंट जो लिए हैं वो दिखाना होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला जा रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इट्स कैलकुलेशन। इसमें एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं कि सपोज करो कि अभी हमारा ऑलमोस्ट जो है सितंबर चल रहा है। ठीक है, तो अप्रैल से सितंबर का पीरियड हमारा ओवर हो चुका है। अब सितंबर तो चल ही रहा है ऑलमोस्ट, बट अभी इसके बाद का ही पीरियड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट जो है, अगर अभी हमारा लोन आया है, ठीक है, तो हम लोग इंटरेस्ट जो है उस प्रोपोर्शनेटली मंथ वाइज ही लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। सपोज करो हमारा लोन है 20 लाख का और हम लोग दिखा रहे हैं 9.5% के हिसाब से एक एस्टिमेटेड फिगर ऑफ इंटरेस्ट का मार्क का अगर हम लोग समझे तो पूरा का पूरा ईयर का मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि उसको फिर उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस में थोड़ा सा कम कर देंगे और एकदम राउंड ऑफ फिगर में नहीं रखेंगे। आप देखोगे मैंने इंटरेस्ट का फिगर अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तो ये बैंक इंटरेस्ट का फिगर है। मैंने क्या किया है कि समथिंग कुछ अलग ही पोर्शन में ऐसे कर देता हूँ कि भाई एग्जैक्टली राउंड ऑफ फिगर में नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो वो रियलिस्टिक फिगर लगता है थोड़ा सा बैंक्स को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ भी देखोगे कि ये जैसे ये सपोज करो फुल ईयर का है तो सीसी लोन है, तो सीसी लोन इनका 5 लाख है, तो 5 लाख का लोन है। तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि अगर मान लो 9% के हिसाब से भी तो 45,000 रुपये होता है, तो पूरा का पूरा लोन हमेशा निकाल के रखेंगे। पैसा निकाला जा रहा है, फिर पैसा सबमिट कर दिया जा रहा है, तो उसी कारण से लोन का अमाउंट जो है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, तो उस कारण से हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट जो है थोड़ा बहुत कम होगा। पूरा का पूरा तो इंटरेस्ट आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये इसलिए इस कारण से रियलिस्टिक फिगर लगता है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे करके फिगर डालते हैं। ऊपर तो नहीं करते, सॉरी नीचे ही करते हैं। ठीक है, तो फिगर ऐसे करके डालते हैं। उसके बाद क्या है अदर एक्सपेंसेस।
तो सम एक्सपेंसेस है उसको थोड़ा सा वाइजली डालना होता है। जैसे ऑडिट फीस, अब आप ऑडिट फीस इन मल्टीपल ऑफ 100 ही डालोगे, ऐसा नहीं डालोगे कि ऑडिट फीस हुआ है 60 to 987, ठीक है। ठीक है, जीएसटी लगता है, बट जीएसटी वाला चार्जेस तो यहाँ पे लोग डालते नहीं है, बैलेंस शीट में दिखता नहीं हो, तो हमारा ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में चला जाता है, ठीक है। तो ऑडिट फीस और रेंट जो है इन मल्टीपल ऑफ 100 डालोगे, बाद की बहुत सारा फिगर आप ट्राई करोगे कि आप इसमें डालो इन मल्टीपल ऑफ 100 या इन मल्टीपल ऑफ 10 ना हो। आप देखोगे मैं मैक्सिमम फिगर ट्राई किया हूँ इन मल्टीपल ऑफ 10 में भी ना डालूँ, ठीक है। उसके बाद है ऑडिट फीस, और ये जो रखा हूँ इसमें ऑडिट फीस तो नहीं है, मैंने रेंट को इन मल्टीपल ऑफ 100 या 1000 रखा हूँ। बाद की आपका जो बाद की फिगर है उसे मल्टीपल ऑफ 10 में भी रखने की कोशिश नहीं की है मैंने। अच्छा, बैंक चार्जेस अगर मान लो सपोज करो किसी का नया लोन है और उसका सेविंग बैंक अकाउंट था, तो बैंक चार्जेस उनको नहीं लग रहा होगा, सिर्फ बैंक चार्जेस लग रहा होगा इन फॉर्म ऑफ आपका ये जो होता है SMS चार्जेस जो होते हैं, ठीक है। तो या तो ज़ीरो होता है या तो बहुत लो होता है, ठीक है। बट जैसे ही लोन हो जाता है ना, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा बैंक चार्जेस होने स्टार्ट हो जाता है, और इन द करेंट ईयर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है इन फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग फीस। अगर मैं बात करके चलूँ तो इन द एस्टिमेटेड ईयर, यानी जिस साल लोन हुआ है उस साल लोन अमाउंट हमारा, उस साल हमारा जो प्रोसेसिंग चार्जेस है के कारण हमारा बैंक चार्ज अगर मैं उसी में डाल दूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं वही लिखा हूँ कि इन दैट ईयर आप थोड़ा सा बैंक चार्जेस बढ़ा सकते हो, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर बहुत सारे बैंक अलग अलग चार्जेस लगाते हैं। तो पहले के कंडीशन में ज़्यादा करके रखना। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि इस ईयर में आप मिनिमम करके रखना, एस्टिमेटेड ईयर में फिर आपका बहुत ज़्यादा होगा, फिर प्रोजेक्टेड में नॉमिनल में जाएगा। नॉमिनल मतलब आपका इससे कम होगा, इससे सॉरी ज़्यादा होगा, इस ईयर से ज़्यादा होगा इस ईयर में, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा इस ईयर में होगा प्रोसेसिंग चार्जेस के कारण, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस के कारण, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद पॉइंट्स बोला जा रहा है, कहाँ गया ये, इन द ईयर ऑफ लोन सैंक्शन दैट इज द एस्टिमेटेड द बैंक चार्जेस। अच्छा, ये क्या बोला जा रहा है कि हम लोग तो मतलब 10 to 20% ही सेल्स इंक्रीज़ किए हैं, ठीक है, ज़्यादा तो इंक्रीज़ करते नहीं। और लोन के कारण क्या होता है ना कि आपका जो इंटरेस्ट फिगर आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आप देखोगे ना क्या हुआ है कि ये 21,000 का जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना, ये पहले था नहीं। अब क्या हुआ कि 21,000 का इंटरेस्ट अमाउंट इसमें डाला गया। मैंने क्या किया कि आपका जीपी ज़्यादा चेंज किया नहीं है, ज़्यादा फ्लक्चुएट किया नहीं है जीपी, थोड़ा सा इसलिए बढ़ाया है। और इसके कारण एग्जैक्टली होगा क्या आपका कि जो एनपी है वो फॉल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सेल भी है आपका 10% के आसपास इंक्रीज़ किया, तो 40,000 आपका जो मतलब आपका 4 लाख रुपया ही इंक्रीज हुआ सेल, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट फिगर है ना, आप देखोगे किसी किसी केसेस में कि वो डिप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको अगर अच्छे से देखोगे, इन द ईयर ऑफ लोन सैंक्शन दैट इज द एस्टिमेटेड ईयर, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इन द एस्टिमेटेड ईयर द बैंक इंटरेस्ट चार्ज टू PL फॉर द फर्स्ट टाइम विच में रिजल्ट इन द लोअर नेट प्रॉफिट एंड लोअर नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर मेंटेनिंग दिस वी मे स्लाइटली इंक्रीज द GP रेशियो, decrease some major minor expenses, increase sales keeping in mind 10 to 20% rule and introduce some indirect income, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आप यहाँ देखोगे मैंने इसलिए क्या है कि कुछ इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। सिंपली ये बैंक के लिए पर्पज़ के लिए लोन का पेपर बन रहा है, तो इसको इस हिसाब से बना रहे हैं कि हमारा काम हो जाए। तो उस कारण से हमारा आप देखोगे कि जो एनपी है वो मेंटेन रह गया हमारा, कुछ एनपी का नेट प्रॉफिट रेशियो गिरा है बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट हमारा मेंटेन में है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद है इफ़ द लोन रिक्वायर्ड इज़ 5 लाख देन वी कैन नॉट शो कैश एंड बैंक बैलेंस इन हायर अमाउंट। ये क्या बोला है कि हमें अगर कैश लोन 5 लाख का रिक्वायरमेंट है और हम 4 लाख कैश इन हैंड एंड बैंक मिला के दिखा रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो जाता है। ये हमें कैश एंड बैंक, यहाँ पे सपोज करो कि मैंने क्या किया कि जो इस पार्टी को 5 लाख का लोन का रिक्वायरमेंट, अब मैंने क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 463 का दिखा रहा हूँ कि इनको इतना, इनके पास कैश इन हैंड है तो इनको लोन और चाहिए क्यों, ठीक है। तो ये ट्राई करोगे कि यहाँ पे कैश बैलेंस जो है वो इतना ज़्यादा ना दिखे कि आपको थोड़ा सा लगे कि थोड़ा अजीब लगे कि इतना कैश तो है ही, फिर अगला क्यों लोन मांग रहा है, ठीक है, इसी को फिर क्यों यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है। तो ये आपका थोड़ा सा इसको देखोगे। उसके बाद अच्छा, फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फास्ट, आप क्या करोगे कि बैंक इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन जो है वो सेकंड लास्ट और
थर्ड लास्ट आइटम रखोगे आफ्टर नेट प्रॉफिट एंड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आप अगर देखोगे, मैं इसको हमेशा क्या करता हूँ, डिप्रिसिएशन को यहाँ पे ही हमेशा फिक्स करता हूँ, नेट प्रॉफिट को यहाँ फिक्स कर सकता हूँ नेट प्रॉफिट के ऊपर में। तो वही मैं बोल रहा हूँ सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट आइटम ही रखोगे। इसका रीज़न मैं बताऊँगा। इसका रीज़न क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर में गिना चला जाता है। तो और ये एक साथ जाता है, ये फिगर जो होते हैं ये सारे फिगर एक साथ जाते हैं, ठीक है। और डिप्रिसिएशन और बैंक इंटरेस्ट और नेट प्रॉफिट अलग अलग जाता है। तो ये मेरा हमारा कैलकुलेशन जो होता है वो आराम से हो जाता है, इसलिए इसको इस हिसाब से मैंने किया है। उसके बाद है ईयर नेक्स्ट टू द लोन सैंक्शन ईयर द मैक्सिमम प्रॉफिट अमाउंट शुड बी यूटिलाइज इन विड्रॉ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो यानी प्रोजेक्टेड ईयर, ठीक है, नेक्स्ट टू सैंक्शन ईयर, यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अब आपने लोन ले लिया, ये 5 लाख आपने जो स्टॉक है वो अपना स्टॉक लेवल बढ़ा दिया, जो पैसा आएगा क्योंकि आपको वर्किंग कैपिटल आइटम्स में ही डालना है, ठीक है। और यानी अब इस ईयर की बात हो रही, तो इस ईयर में जो आपने पैसे कमाए 4.5 लाख रुपए कमाए, तो उसको भी आपको तो इसमें बैलेंस शीट में दिखाना है। तो उसको इजी वे में बनाने का तरीका है कि आप मैक्सिमम कहाँ दिखा दोगे। स्टॉक को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाना, बहुत ज़्यादा बढ़ाने का फिर से स्टॉक का मतलब नहीं है। तो आप क्या दिखाओगे, विड्रॉल्स थोड़ा सा बढ़ा दोगे। आप देखोगे विड्रॉल्स मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और कुछ इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे, और कुछ इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल्स में डाल के काम कर लोगे। तो इनके केस में क्या था कि टर्म लोन का आइटम था, इस कारण से यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हम लोग उसको डाल देते हैं, और विड्रॉल के फॉर्म में हम लोग उसको डाल देते हैं, और कुछ फिक्स एसेट में के फॉर्म में हम लोग डाल देते हैं कि उसका फिक्स एसेट हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ कैश बैलेंस मैनेज हो जाता है, ठीक है। यूज़ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक सेपरेटली, क्योंकि एग्जैक्टली वो अच्छा लगता है देखने में, वो इसलिए मैंने इसको लिखा है। और फॉर मेकिंग बैलेंस शीट लेंदी एंड बिग वन कैन यूज़ आउटस्टैंडिंग expenses payable such as prepaid expenses, audit fees, salary payable, legal fees payable, advance to customer। ये सब चीज़ें क्या होती है कि थोड़ा सा बैलेंस शीट को थोड़ा सा फुलाती है। देखने में लगता है कि हाँ, बैंक मैनेजर को भी लगता है कि हाँ अगले ने काम करके दिया है, तो आपको ये चीज़ करके दिखाना होगा कि ये सब चीज़ आप आइटम डाल दोगे, ठीक है। इसलिए मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस टू सप्लाई डाल दिया है, इन्वेस्टमेंट लोन एंड एडवांस का फिगर डाल दिया है, कुछ अनसिक्योर्ड फिगर डाल दिया है, ठीक है। इसने ITR 4 लगाया था अगले ने, तो इसलिए मैं बहुत सारे फिगर्स अपने आप हाथ से डाल सकता हूँ। अच्छा, ये जब जैसे बन जाता है ये पूरी चीज़ें, ठीक है, इसको मैंने अल्टीमेटली आपको जो एक्सप्लेन किया है, ये जो आपको पूरी चीज़ें बन गई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे देखोगे कि इससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये एरिया को नहीं छूओगे आप। ये एरिया में कुछ फार्मूलाज लगे पड़े हुए हैं, ये एरियाज में आप इसके ऊपर वाले एरिया में आप नहीं छूओगे। इसके ऊपर वाले एरिया को कभी आप डिलीट नहीं करोगे, आप कभी नहीं इसको जाके डिलीट कर दोगे इंटायर रो को या किसी भी तरह से। जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप यहाँ पे चेंजेस करोगे, ठीक है। इसके नीचे वाले एरिया में, इसके ऊपर वाले एरिया में अगर आपको कुछ भी करना है तो आप एडिशन कर सकते हैं, डिलीट मत करना। ट्राई करना कि नया फॉर्मेट लेने के लिए, नहीं तो ये पूरा फॉर्मेट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कुछ फार्मूलाज लगे पड़े हुए हैं इस कारण से, तो ट्राई करना कि किसी भी हाल पे ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसके ऊपर वाला एरिया टच ना हो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या, यहाँ इसके ऊपर वाला एरिया, इस लाइन के ऊपर वाला एरिया टच ना हो, ठीक है। ये बात हो गया। इसको मैं वैसे हाइड कर दूंगा, बट फिर भी ट्राई करना कि इसके ऊपर वाला एरिया टच ना हो। अच्छा, इसका मैंने ना इन लैक्स फॉर्म में यहाँ पे फार्मूला डाल के रखा है। आप देखो कि राउंड ऑफ फॉर्म में डाला हुआ है फार्मूला, ठीक है। तो आप लोग भी क्या करोगे कि ये होने के बाद आपको इसको पूरा तैयार करना है, और यहाँ से फिर CMA डेटा भरना है, ठीक है। तो इसका मैंने नीचे में फिर बैलेंस उठा लिया है। यहाँ से आप देखोगे कि क्लोजिंग स्टॉक ये सब को मैंने यहाँ से उठा लिया। तो देखोगे कि यहाँ से फार्मूला सारा का सारा जब आप रो इंटर करोगे ना, तो उस केस में क्या होता है कि कुछ आइटम्स वहाँ से कैरी ऑन नहीं पाते। तो यहाँ पे माइनस फिगर में देख लोगे कि बहुत ज़्यादा का तो डिफरेंस नहीं, 0.01 का अगर डिफरेंस है तो कोई बात नहीं। अगर 0.01 से ज़्यादा का डिफरेंस है तो आप इसको चेक करोगे कि क्यों डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो उस वहाँ पे फार्मूला डाल के फिर आगे काम करोगे। तो ये देख लोगे कि ये पूरा रेप्लिका है इसका कि नहीं। सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया कि इन लैक्स में तोड़ा गया है, तो इस CMA में जो हम लोग वैल्यू डालते हैं इन लैक्स में डालते हैं। और इसको फिर मैंने क्या किया है कि इससे लिंक कर दिया है। तो आप क्या करोगे कि एग्जैक्टली इसको टच नहीं करोगे, साथ में आप इस फिगर को टच नहीं करोगे। यहाँ पे जो भी फिगर्स हैं यहाँ पे आप इसको टच नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी हिसाब से इसके नीचे भी पॉइंट्स देके रखे पड़े हुए हैं।
तो ये जो पॉइंट्स इसके नीचे में दिए हुए हैं इसमें भी आपको टच नहीं करना है, बस ये देख लेना है कि जो डेटा आया है फार्मूलाज के थ्रू वो एग्जैक्ट नहीं। आप देखो यहाँ पे सीसी लोन अमाउंट, तो यहाँ पे भी सीसी लोन अमाउंट आपका सेम आ रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली फार्मूलाज यहाँ पे आप एक बार बस ये आपको चेक करना है कि सारे फार्मूलाज जो हैं सही तरीके से आए हुए हैं कि टर्म लोन के लिए वहाँ पे जितना दिखा रहा है तो वो सेम अमाउंट पे है कि नहीं। ठीक है, आपको बस ये चेक करना है, और जो भी फिर एग्जैक्टली नया एंट्री होगा वो सबका ये पोर्शन का ये पूरा प्रॉपर रेप्लिका है कि नहीं इन फॉर्म ऑफ लैक्स ओनली। और मैं इसको इसलिए आपको छूने नहीं बोल रहा हूँ कि इससे सीएमए डायरेक्ट इंटरलिंक्ड होके रखा हुआ रहेगा, तो आपका सीएमए का फॉर्मूला टूट जाएगा अगर आप यहाँ पे इसको आप हटा देते हो। तो ट्राई करोगे कि इसको हटाने का नहीं, ताकि हमारा सीएमए जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाए। ठीक है, तो ये बस इतना ही था। बाकी जब भी मैं फ़ोन में बात करूँगा तो आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।